नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एंग्लो सेक्शन एज जो है वो फिनिश कर चुके हैं। आज बारी है, ये हमारा थर्ड वीडियो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। मतलब कि ब्रिटिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें सारे पीरियड बताए हुए थे। आज हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करते हैं। देखिए, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है वो 1066 से लेके 1350 तक माना जाता है कि ये 1350 तक चला था, है ना, लगभग 1340-50 तक चला था। अब ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये किस तरह से शुरुआत होती है, तो आपको पता है कि जब एंजल्स और सैक्सन्स, जूट तो कमज़ोर पहले ही पड़ चुके थे, अब कौन कब तक चलेगा, स्ट्रॉन्ग कब तक रहेगा, कभी न कभी तो कमज़ोर पड़ेगा ना। तो जो एंग्लल्स और सेक्शंस हैं वो कमज़ोर पड़ चुके थे, तो इसका फ़ायदा उठाया कहाँ, नॉर्मल लोगों ने। तो नॉर्मल जो है वो फ्रेंच डायलेक्ट के थे, ये ध्यान रखना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मन जो है वो फ्रेंच डायलेक्ट के थे, मतलब फ्रेंच बोलते थे। तो नॉर्मन जो फ्रेंच डायलेक्ट के थे उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया जब वहाँ पर जो एंग्लो सेक्शन है वो कमज़ोर पड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन पे हमला कर दिया, राइट। और ये जो नॉर्मन का जो राजा था वो उसका नाम था विलियम द कनकरर, है ना। उसने हेरोल्ड पे हमला किया था जब एंग्लो सेक्शन के जो राजा थे वो हेरोल्ड थे, उन पे हमला किया था, है ना। तो कब्जा कर लिया तो फिर जो नॉर्मन है उन्होंने उस पर राज करना शुरू कर दिया। तो उस पीरियड को नाम दिया गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड। क्यों? क्योंकि जो एंग्लो हैं, एंजल्स हैं, वो तो हैं ही पहले से वहाँ पर, नॉर्मल लोग और आ गए, तो नॉर्मल लोग और आ गए तो इसका नाम पड़ गया एंग्लो नॉर्मन पीरियड, राइट। अब यहाँ पर जो मुख्य राइटर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य राइटर हैं जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ। ये हमारे राइटर हैं, इनको रेड कर देता हूँ मैं। ये हमारे मुख्य राइटर हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड का वो है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। इसका नेम इंग्लिश में, और फ्रेंच में इसका नेम है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया। ये उस समय के बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे राइटर्स थे। तो इन्होंने ब्रिटेन के जितने राजा थे उनके बारे में लिखा था, इसीलिए इस वर्क का नाम है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया, द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन, है ना। तो आपको याद रखना है कि जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ, जॉफरी चौसर नहीं, जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ जो हैं इन्होंने एक हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनिया लिखा था। और ये किस टाइम के हैं? एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हैं। और इसका अगर इंग्लिश में मतलब देखें तो इंग्लिश में मतलब होता है द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन के राजा, है ना। ये जो सेकंड नंबर के राइटर साहब हैं ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमैन, अगर आपने कभी सुना हुआ तो लेमैन जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनका वर्क आया था एक ब्रूट करके। तो ब्रूट जो वर्क है उसका ये बात ध्यान रखना। देखो, पहली बात तो ये ब्रूट पहला ऐसा वर्क है जो इंग्लिश में था और इंग्लिश मैन के लिए था। फर्स्ट इंग्लिश वर्क फॉर इंग्लिश पीपल, दैट इज लेमन्स ब्रूट, मतलब लेमन का ब्रूट। अब अगर हम बात करें कि ये ब्रूट लिखा कैसे गया, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। तो लेमन का जो ब्रूट है उसका सोर्स जो है वो रोमन डी ब्रूट, एक वेस नाम के राइटर थे। तो वेस नाम के राइटर ने, इसको मैं रेड कर देता हूँ, वेस को, वेस नाम के राइटर ने क्या किया था, एक वर्क लिखा था रोमन डी ब्रूट। तो वो भी, और एक बात और कि जो बेस नाम के राइटर ने रोमन डी ब्रूट लिखा था, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा इससे, है ना। ये देखिए, ये जो रोमन डी ब्रूट लिखा था वो भी किसका एडेप्शन था, मतलब वो भी कॉपी किया गया था जॉफरी मॉनमाउथ की हिस्ट्री ऑफ किंग्स से। तो जो अपन ने अभी देखा था ऊपर, जॉफरी माउथ का हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ द ब्रिटेन, उसका कॉपी कौन सा था? बेस एक राइटर थे उनका रोमन डी ब्रूट, और रेमन डी ब्रूट का कॉपी कौन सा था? ब्रूट। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि पहले इसका बड़ा नाम था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर उसके बाद ब्रूट बिल्कुल ही छोटा हो गया, और ये इंग्लिश में लिखा गया था, है ना। इंग्लिश पीपल के लिए इंग्लिश में लिखने वाला फर्स्ट वर्क है हमारा ब्रूट। ये किसने लिखा? लेमन ने लिखा।
जो किसकी कॉपी है, बेस नाम की एक राइटर हैं उनकी, रोमन डी ब्रूट की। और रोमन डी ब्रूट ऑलरेडी किसकी कॉपी है, जॉफ्री और मॉनमाउथ की हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ ब्रिटेन की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस समय की जो पोएम्स है वो किस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। तो आपको पता है कि इस समय की जो पोएम है वो कॉटन नीरो, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई भैया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अलग अलग कर दे दिया करेंगे, है ना, ग्रीन कर देता हूँ, ये लीजिए साहब। तो कॉटन नीरो में इस समय की पोएम लिखी गई थी। तो फेमस पोएम्स रिटन इन मैन्युस्क्रिप्ट रिटन एज कॉटन नीरो, कॉटन नीरो मैन्युस्क्रिप्ट में जो लिखी गई थी वो फेमस पोएम कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहली फेमस पोएम है सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट। सर गेवेन एंड द ग्रीन नाइट जो पोएम है वो बड़ी फेमस पोएम है। ये तो इसकी कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है, एक बार आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, हर एरा को, हर पीरियड को अच्छे से पढ़ लिया तो काम बन जाएगा। दूसरी इनकी पर्ल नाम की पोएम है, वो भी इस कॉटन नीरो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी गई। क्लीननेस है, पेशेंस है, ये सब किस में लिखी गई हैं, कॉटन नीरो मैन्युस्क्रिप्ट में। और कब लिखी गई हैं, नॉर्मल पीरियड में लिखी गई हैं, एंग्लो नॉर्मल पीरियड में। ठीक है, अब मिसलेनियस लिटरेचर ऑफ द नॉर्मल पीरियड, दूसरे लिटरेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ चुकी भैया, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला एक वर्क याद आ रहा है, याद क्या, साफ साफ लिखा हुआ है, एंसन रिवले। ये बिशप पूरे ने लिखा था, उसी समय का वर्क है। किस समय का वर्क है, नॉर्मल पीरियड का वर्क है। इसको रेड कर देता हूँ भैया, याद करते जाना, एक एक चीज दिमाग में बिठाते जाना, बार बार देखना। पीडीएफ में आपको ग्रुप में भेज ही देता हूँ, और आपको उस पर मिली जाती है, ऐप पे मिली जाती है ना। कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस एडवाइस फॉर 3 लेडीज, ये जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एंसन रिवले जो बिशप पूरे ने लिखा हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो उसके बारे में बता देते हैं। इसमें क्या है, 3 लेडीज की एडवाइस दी गई है ना। हु विश टू लिव अ रिलीजियस लाइफ, वो कैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, धार्मिक जिंदगी जीना चाहती हैं, विदाउट बिकमिंग, मतलब धार्मिक ना बनते हुए धार्मिक जिंदगी जीना। ये तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। तो एंसन रिवले किसने लिखी है, बिशप पूरे ने। ठीक है, कर्सर मुंडी की अगर हम बात करें, कर्सर मुंडी एक वर्क है, ये भी किस में लिखा गया है, ये भी नॉर्मल पीरियड में लिखा गया है ना, और काफी अच्छा वर्क है। अगर अच्छा नहीं होता तो लिखते ही नहीं। टॉक्स अबाउट गॉड्स डीलिंग विद मैन फ्रॉम क्रिएशन टू डूम्सडे। भैया इसमें जो गॉड हैं वो कैसे डील करते हैं मैन से, ये बताया गया कर्सर मुंडी में। ठीक है, नॉर्मल पीरियड के 2 वर्क हमने डिस्कस किए, एंसन रिवले जो बिशप पूरे ने लिखा है, और उसमें एक एडवाइस दी गई है 3 लेडीज की जो रिलीजियस बनना चाहती हैं विदाउट बिकमिंग रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस बनने से पहले ही वो, मतलब वो नहीं चाहती कि हम धार्मिक दिखावा कर रहे हैं, बस बन जाए, मतलब मन धार्मिक हो, दिखावा धार्मिक ना हो। इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तीसरा एक वर्क है द आउल एंड द नाइटेंगल। ये वर्क जो है वो भी नॉर्मल पीरियड का है ना। इसमें क्या है, इसमें डिबेट है किसकी, आउल और नाइटेंगल की। नाइटेंगल एक चिड़िया होती है, आउल मतलब उल्लू होता है। इसमें ऑन सोज showing laws and morals while the later shows gay side of the life। मतलब इसमें क्या है कि मोरल्स, लॉज, इन पे बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है लैंड ऑफ कॉकनिगे। लैंड ऑफ कॉकनिगे जो है उसको लग्जरी लैंड नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भैया। देखो, जो मैं रेड कर रहा हूँ, जो वर्क मैं बता रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल काम आएंगे, इसलिए आपको एक एक बात याद रखनी है। ठीक है, और आप मेरे साथ जब लाइव में डिस्कशन में आओ तब डिस्कस कर सकते हो चीज़ों को। इट इज़ अ सैटायर ऑन मॉन्क्स लिविंग लग्जरी लाइफ। ये सैटायर है उन संतों के ऊपर जो लग्जरी लाइफ जीते हैं। देखो, पहले से ही इनका विरोध चलता आ रहा है उस समय से, है ना। तो ये थी हमारे एंग्लो नॉर्मल पीरियड, एक ही वीडियो में पूरा कवर हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं शुरू करूँगा आपकी एज ऑफ चौसर, जो आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।